आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आपके दांत के लिए कितना सेफ है और कौन सा बेसिकली टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए? टूथपेस्ट का बेसिक काम, जैसे हम साबुन लगाते हैं ना तो एक झाग बनती है, तो क्या वो हमारी स्किन कलर को चेंज कर सकता है? प्रॉब्लम। और मैम जैसे हम ब्रश करते हैं और ब्रश करते टाइम कई बार ब्लड निकल जाता है और जनरली हम उस गम ब्लीडिंग को अवॉइड कर देते हैं। सो इज़ इट रिस्की ऑन दैट फैक्टर, हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? देखिए, हम जब बिल्कुल ब्रशिंग रेगुलरली करते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो आइडियली ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट अगर आ रही है तो और मैम आपके कोई ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री बताइए जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लगा था कि नहीं यार इसमें इतनी कैविटीज़ है जिसके सारे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि किसी को मैं कुछ गलत बोलूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दिस क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। एंड मैम हमारी जो पूरे ओरल हेल्थ हो जाती है वो हमारे हार्ट पे कितना इम्पैक्ट डालती है? कि रिसर्च वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर आपको गम प्रॉब्लम या पेरियो प्रॉब्लम्स है तो दे कैन मैम एक मिथ है लोगों को कि दांत निकालने के बाद ये दांत लगाना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। अगर वो अकलदाढ़ नहीं है, अकलदाढ़ के अलावा दूसरे दांत हैं। अगर टी सेंसिटिविटी हो रही है तो वो या तो इनामल आपका घिस रहा प्राइमरीली, या आपको कोई कैविटी हो रही है, या आपको कोई मसूड़े की दिक्कत हो रही है, या आपको चबाने के पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है, या हाँ, बस अब मोटिव है कि आप तक मेडिकल इन्फॉर्मेशन कितनी राइट फॉर्मेट में पहुंच रही है, कितनी सही तरीके से पहुंच रही है। आजकल लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमारे तक नॉलेज सही नहीं पहुंचता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, हम उतने क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाते हैं। हमारा मोटिव आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो आपके लिए सही है और आप उसको डेली लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करेगा। यस, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके टीथ से रिलेटेड है। हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं इस पॉडकास्ट में जो आपके लिए हमने रिकॉर्ड किया है, जिस पे हम बात करेंगे रूट कैनाल के ऊपर, हम बात करेंगे इम्प्लांट के ऊपर, इम्प्लांट आपके लिए सही है या नहीं है, इम्प्लांट हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है व्हेन वी डोंट हैव अ टीथ। क्या सिर्फ कैपिंग ज़रूरी है या इम्प्लांट ज़रूरी है? कौन सा सेफ़र वर्जन है? क्या हमारे टीथ को हमें कब इग्नोर करना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? वाइटनिंग हमारे टीथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या उसे हम घर पे कर सकते हैं या हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स विच वी हैव कवर्ड इन। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रिया जोशी। शी इज़ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड। शी हैव अ सिंगल मोटो कि यदि उनके क्लाइंट्स या उनके पेशेंट्स उनके लिए खुश हैं या वो अच्छे से स्माइल कर पा रहे हैं, यही उनका लिए एक अवार्ड है। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रिया जोशी मैम से। प्लीज़ वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड वर्ड्स। थैंक यू मैम। हाउ यू आर फीलिंग कमिंग टू द शो? वंडरफुल एज यूजुअल। ग्रेट मैम। सो आज आपके पॉडकास्ट में आने का सबसे बड़ा एक फैक्टर हमारा ये है कि हमारी ऑडियंस को आपके थ्रू एक ऐसा नॉलेज दे पाएँ जहाँ पे वो हमारे डेली रूटीन लाइफ में अपने आप के लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ, अपने ओरल हेल्थ के बारे में जान पाएँ। बिकॉज़ आज ऐसे बहुत सारे हम ऐसे नॉर्मल हमारी ऑडियंस है जो हम जाते हैं लेकिन हम क्वेश्चंस उस डेंटिस्ट से पूछ ही नहीं पाते क्योंकि एक छोटे से टाइम फ्रेम में रहते हैं हम लोग। सो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैम कि जब हम ब्रश करते हैं वो ब्रश करने का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? देखिए, ब्रशिंग ना अंडर ब्रशिंग होनी चाहिए ना ओवर ब्रशिंग होनी चाहिए। यूजुअली ब्रश करने का समय 2 से लेकर 3 मिनट का इट्स सफिशिएंट। ओके। टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कभी भी ऐसे रगड़ के इस तरीके से ब्रश नहीं करना चाहिए। ऊपर नीचे 45 डिग्रीज में ब्रश करना चाहिए। हर 3 दांतों में हमको 2 to 3 स्ट्रोक्स, आई मीन ब्रश का जो आपका एरिया रहता है उस हिसाब से 2 to 3 स्ट्रोक्स, एंड सारे एरियाज कवर होने चाहिए, अंदर बाहर ऊपर, एंड फॉलोड बाय टंग क्लीनिंग। तब ओके। उसको कंप्लीट ब्रशिंग माना जाएगा।
ओके इस ना मतलब आप यदि अच्छे से सब जगह घुमाओगे नहीं तो भी वो अंडर ब्रशिंग हो जाएगा, और अगर आप बहुत रगड़ोगे गलत तरीके से तो वो ओवर ब्रशिंग हो जाएगा। दोनों प्रॉब्लमेटिक है। ओके। सो 2 से 3 मिनट तक ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैम जैसे आपने भी बात की टंग क्लीनिंग की, बहुत सारी ऑडियंस टंग क्लीनिंग ही नहीं करती है। नहीं, टंग क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग यहाँ पे माइक्रोब्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड एक कोट्स बनते जाते हैं, एंड इसमें होता क्या है, बैड ब्रीथ, सेकेंडली इससे स्टमक प्रॉब्लम्स, एंड थर्डली इसमें दूसरे बॉडी में प्रॉब्लम्स और टेस्ट सेंसेशंस भी अफेक्ट होते हैं पेशेंट्स के ओके इन द लॉन्ग टाइम। सो टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी डन प्रॉपरली। ओके टंग के ऊपर कोटिंग जम जाती है नहीं तो। ओके। एंड जैसे टंग क्लीनिंग हम उससे करते हैं जो हमारा नॉर्मल स्टील का आता है या तांबे का आता है, लोग जनरली उससे करते हैं। दैट इज सेफ टू दैट इज सेफ बट इट शुड बी केप्ट क्लीन। ओके उसको क्लीन रखिए, और ऐसा नहीं कि वो गंदा हो रहा है और आप उसको तभी उसी को यूज़ करते रह रहे हैं। आप ब्रश के बैक साइड से भी अपना टंग क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं Okay. है। इनफैक्ट यू कैन पुट योर 2 fingers एंड देन ऑल्सो यू कैन क्लीन इट, प्रोवाइडेड आपके नेल्स बड़े नहीं हो या अंदर कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा हो। द पर्पज इज के आपको वो एरिया क्लीन करना है, ओके सो इट्स ओके। वेरी गुड। एंड मैम जैसे भी हम ब्रश की बात कर रहे हैं, देर आर मेनी ऑफ द पीपल हु अवॉइड ब्रशिंग, हु फील कि माउथ वॉश करना है सेफ। यू सी, हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, हर किसी के अपने इंडिकेशंस होते हैं। ब्रशिंग, व्हाट डज ब्रशिंग डू, आपका जो प्लाक, एक पतली सी सॉफ्ट सी लेयर होती है दांतों के ऊपर जमी हुई, वो निकालना ब्रश का मेन काम होता है। ना वो उससे ज़्यादा निकाल सकता है कि आप अगर किसी जगह को जम के रगड़ो, वहाँ कोई डिपॉजिट से ब्रश उसको निकालेगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स पर्पज इज दैट वो करेगा, आपको एक फ्रेश फीलिंग देगा, आपके मुंह के दुर्गंधी को वो दूर करेगा। एंड वेर एवर फ्लॉसिंग इज कंसर्न, फ्लॉसिंग उस चीज़ के लिए है जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता है, दांतों के बीच के एरियाज, फॉर दैट फ्लॉसिंग इज रिक्वायर्ड। आइडियली आप बाहर के देशों में देखिए, फ्लॉसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, वो लोग बिल्कुल भी एक दिन भी विदाउट फ्लॉसिंग नहीं सोते हैं। ओके बट हमारे यहाँ फ्लॉसिंग को लेकर अवेयरनेस कम है, बट येस, फ्लॉसिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग इज। ओके मैम एक बार ऑडियंस को बताएंगे व्हाट इज फ्लोसिंग। फ्लॉसिंग एक वैक्स्ड थ्रेड होता है, काइंड ऑफ। आप कहीं भी मेडिकल पे जाएंगे, दिल गिव यू एक ऐसे सर्कल वैक्स थ्रेड वाला, यू हैव टू, आपको आपके दोनों फिंगर्स के बीच में उसको पकड़ना है और दांतों के बीच में डालकर इस तरीके से फ्लॉस करना है। यूट्यूब वीडियोस भी बहुत मिल जाते हैं हाउ टू फ्लॉस, इसमें काफ़ी सारे मॉडिफाइड वर्जन्स भी आते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत पीछे वाले दांत में आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो मॉडिफाइड फ्लॉसेस आते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूथपिक्स विच आर रियली नॉट गुड, आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए। डेंटल फ्लॉसिंग शुड बी डन। आजकल वाटर फ्लॉसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, और इंटरडेंटल जो दांत के बीच के एरियाज होते हैं उनके सफाई के लिए अच्छे होते हैं। ओके दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ऐसे वर्ड्स आ रहे थे सामने जो हमने नॉर्मल ऑडियंस से पूछे कि फ्लॉसिंग होती क्या है, पीपल आर नॉट अवेयर। उन्हें पता है कि हाँ ये धागे से हम करते हैं या वो काड़ी लगा के यूज़ करते हैं। सो एज अगेन माई क्वेश्चन इज कमिंग अप ऑन दैट पॉइंट जहाँ पे ये जो टूथ पिक्स आती हैं, दैट इज सेफ फॉर यूजिंग। नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सेफ फॉर यूजिंग। टूथपिक से होता क्या है, एक तो हमारा जो मसूड़ा होता है वो हार्म होता है, ट्रॉमा होता है उसमें, एंड सेकेंडली बाय द टाइम टूथपिक जो होता है वो गैप इंक्रीज कर देता है, और फिर आपको और वहाँ खाना फंसेगा, आपको और टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहली बात तो आइडियली दांतों में खाना नहीं फंसना चाहिए। अगर खाना फंस रहा है ज़्यादा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कत है, या तो वहाँ पे सड़न है या वहाँ पे मसूड़े की दिक्कत है, तो यू शुड गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट instead of keep on using the toothpick in that place. The contacts has to be tight, okay? The way they are in natural teeth. तो अगर टूथपिकिंग की जरूरत पड़ रही है मतलब देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम, सो गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट। एंड अगर आपकी आदत भी है, कभी कभी आदत भी होती है, लोगों को पसंद आता है कि खाना खाने के बाद में टूथपिक लेकर बैठते, गलत, बहुत गलत। दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है वो। टूथपिकिंग इज़ नॉट गुड। ओके एंड ये टूथ पिक से जो स्पेस बनता जाता है उससे बेसिकली इनके टूथ डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, दांतों में स्पेस बढ़ेगा तो खाना और फंसेगा, आप और उसमें टूथपिकिंग करोगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, और खाना कहीं फंस के अगर रह रहा है तो वो डिकम्पोज होता है, दांत का जो इनामल होता है वो टूट जाता है, मतलब वो कमज़ोर हो जाता है और सड़न स्टार्ट होती है। यही तो सड़न की प्रक्रिया होती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ केरीज। सो टूथ पिकिंग इज़ नॉट at all good for your dental health. It should not be done.
दैट्स ग्रेट मैम। एंड जो मैम जैसे आजकल बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, सो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए ऐसा है कि हम बोलते हैं कि योर माउथ इज़ अ मिरर, है ना? तो पहली बात तो जब इस प्रकार के कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि देर इज़ सम हैबिट दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। मुंह में दिख ही जाता है हमको। अब कोई भी हैबिट डेफिनेटली वो अच्छी तो होती है नहीं हमारे लिए। तो हर हैबिट के अपने डिसएडवांटेजेस है। जैसे यदि कोई बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहा है तो उसमें दांतों पे स्टेन्स आना, मसूड़े घिस जाना एंड गाल या होठ पे सफ़ेद या लाल रंग के लीजन्स डेवलप होना, ये दिखता है। और अगर ऐसा होता है तो वो हाई टाइम है, इट इज़ रेड सिग्नल, प्लीज़ स्टॉप। आप जाइए, उसको दिखाइए। वो लीजन्स कैंसर तब्दील होने के उन लीजन्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्री कैंसरस लीजन्स। ओके। हाँ, अब हम तंबाकू के बाद में यदि गुटखा की बात करते हैं, बाकायदा सुपारी वाला गुटखा, सो उसमें क्या होता है, अगेन दांत आपके घिस जाते हैं, दांतों में फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं एंड मुंह खुलना कम हो जाता है, जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ओके। So again, that is also indication कि you need a medical treatment and go to dentist and just stop your habit there. आपकी बॉडी अब और नहीं टेकअप कर रही है, बॉडी आपको बता रही है। एंड वेर एवर स्मोकिंग इज कंसर्न, स्मोकिंग मेनली मसूड़ों को खराब करती है। दांत हिलने लगते हैं, पायरिया होना, दांत गिर जाना, मुंह से बहुत दुर्गंधी आना, गाल की जो आपकी चमड़ी है या तालू की चमड़ी वो पूरी काली पड़ना, ये सब होता है स्मोकिंग में। सो ये सब चीज़ें इस तरीके से हमको दिखाती है कि पेशेंट अभी किस हैबिट में है और कहाँ उसने रुकना है। और इसी तरीके से प्री कैंसरस रीजन्स डेवलप होते हैं विच मे लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू कैंसर। ओके मैम, जैसे अभी आपने कैंसर की बात की है, अल्सर एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है उठ के, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी हैव द प्रॉब्लम अबाउट द अल्सर एंड वो हम इग्नोर कर देते हैं और वो शायद उसका कहीं ना कहीं सिम्टम्स कैंसर का भी हो सकता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि छाला होना, मतलब यूजुअली हम सोचते हैं कि छाला शायद एक ही प्रकार का होता है कि छाला हुआ, हम मेडिकल शॉप पे गए, हमने कोई एक ऑइंटमेंट लिया, एक आध दवाई ली एंड दैट्स डन। इट्स नॉट लाइक दैट। देर आर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ अल्सर्स, सबके कॉजेस अलग होते हैं, सबके ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरीड। सो कभी कभी ऐसे भी छाले होते हैं, स्ट्रेस अल्सर जिसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको हम एप्थस अल्सर्स बोलते हैं, विच स्टे फॉर 5-6 डेज और फिर वो चले जाते हैं। अब यदि ये अल्सर्स उससे ज़्यादा लंबे टिक रहे हैं मुंह में, या बार बार हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, कम टू अ डॉक्टर, डायग्नोस इट कि ये क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत टूट गया है, उसका कोई शार्प मार्जिन है जो बार बार चुभ रहा है, अल्सर हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तब भी प्लीज़ गो बैक टू योर डेंटिस्ट और डॉक्टर और वट एवर। या कभी कभी 6-7 महीने कोई एक छाला है जो पानी के बुलबुले की तरह फूलता है और फिर फूट जाता है। तो ये बहुत अलग अलग अल्सर्स है, इसमें कौन सा कैंसरस है, प्री कैंसरस है, कौन सा नहीं है, कौन सा एक आध स्ट्रेस की वजह से है या कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो ये लेट द डॉक्टर डायग्नोस इट। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बायोप्सी भी करते हैं उसकी, बायोप्सी से कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्टली अल्सर किस वजह से है, एंड देन वी ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। और वो वापस ना हो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देते हैं। वी हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर अल्सर्स। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने हैं, दिस ऑल वी टेल टू पेशेंट्स। दैट्स ग्रेट मैम। एंड इवन जैसे मैंने देखा है मैम कि ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अभी हम अल्सर की बात करें, पेन हो रहा है, हम नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे चले गए, वहाँ हमने उनसे टैबलेट मांग लिया एंड देन वी कैन हैव इट, और वो पेन चला गया तो हमने इग्नोर कर दिया। सो एज इन सेम वे यदि कहीं दांत में पेन हो रहा है तो हमने मेडिसिन ले लिया। सो इज इट सेफ टू टेक मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल एंड अवॉइड दिस? You see, what I have been telling my patients also कि अगर आपको कहीं पेन है तो इसका मतलब है कि बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप उस पेन को नज़रअंदाज नहीं करें। सिम्टोमेटिक रिलीफ इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आपने दवाई खाई, पेन सेटल हो गया, बट वो आएगा वापस क्योंकि आपने कॉज को ट्रीट नहीं किया है। सो इम्पॉर्टेंट इज कॉज। अगर आप ऐसे सिम्टोमेटिक उसको सप्रेस करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़नी ही है 100%, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम इनसाइड, इसीलिए बॉडी बता रही कि पेन है। तो एटलीस्ट डायग्नोज द कॉज कि क्यों है। लेट्स सी, लेट द स्पेशलिस्ट सी। अभी आप मेडिकल पे जाते हैं, आप दवाई लेते हैं तो मेडिकल वाले को तो पता नहीं है ना क्यों है,
उसका वो स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, तो वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम वहीं सप्रेस हो रही है और अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है. सो कहीं भी इट्स नॉट ओनली अबाउट ओरल कैविटी, कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉज तक जाना इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड मैम जैसे टीथ में कई बार कैविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड हमें दिखता है कि वो काला हो गया है, राइट, या कुछ बहुत ज़्यादा कैविटी हो रही है बट पेन नहीं है. एंड सो पीपल इग्नोर दैट पॉइंट ऑन दिस कि ठीक है अभी कैविटी दिख रही है, पेन नहीं हो रहा है, अवॉइड कर देते हैं. सो इज इट सेफ? एब्सोल्युटली नॉट. यू सी, अगर वहाँ पे कुछ काला दिख रहा है, पहली बात तो खुद मिरर में भी हम देख के खुद को जज कर सकते हैं कि हाँ ये काला दिख रहा है, ये नॉर्मल है दांत. अगर काला दिख रहा है तो पहली बात तो वो ब्रशिंग से यदि नहीं जा रहा है, मतलब वो बाहर का स्टेन नहीं है, वो कुछ ना कुछ अंदर से स्टेन्स है. एंड इट इज़ ऑलवेज एट द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट कि अगर वो बाहर की परत तक है तो उसको आजकल हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं. मतलब आप बिल्कुल जज भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है, इतनी ब्यूटीफुल फिलिंग मटेरियल्स हमारे पास है. सो बिफोर द प्रॉब्लम एक्सीड्स और वो नस तक जा रहा है, पेन हो रहा है या खाना फंस रहा है, आप वैसे ही उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, यू शुड गो टू अ डॉक्टर. मतलब ये निग्लिजेंस फिर पेशेंट को ही हार्मफुल रहता है, आप उनका ट्रीटमेंट बहुत फिर बढ़ जाता है. एंड क्या इसके चांसेस होते हैं रूट कैनाल तक पहुंचने के? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, 100% होते हैं. और रूट कैनाल तक पहुंचना मतलब क्या है कि सडन का नस तक जाना. तो देखिए, हमारे भारत में ये सिस्टम नहीं है, पर विदेशों में दे फॉलो दिस प्रोटोकॉल कि एटलीस्ट इन अ ईयर और डेंटल विजिट इज मस्ट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द एज ग्रुप्स. ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग आपकी कैसी है, आपको एक मसूड़े की नॉर्मल सफाई की ज़रूरत है या नहीं है, कितने दिनों में है, और कोई सड़न है क्या, उसको हम बाहर की परत तक कैसे रोकें, या अगर कोई कुछ हैबिट में है तो कोई लीजन्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं. टोबैको सीजेशन प्रोग्राम्स हम करते हैं कि तंबाकू को कैसे रोकना है, क्या प्रॉब्लम से, ये सब चीज़ें उसी में आएगी. ये आपके बेनिफिट के लिए. राइट. एंड मैम ये रूट कैनाल की ज़रूरत कब पड़ती है और इसका ये कितना टाइम फ्रेम होता है? ये पेनफुल होता है या पेन फ्री होता है? रूट कैनाल की ज़रूरत क्लियरली तब पड़ती है जब सड़न नस तक जाती है, या आपकी मसूड़े की दिक्कत भी नस, बेसिकली जब नस की समस्या होगी तो नस का इलाज होगा. रूट कैनाल इन लेमन वर्ड्स या हिंदी में उसको बोलते हैं नस का इलाज. नस का इलाज तब होगा जब नस तक तकलीफ होगी. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन हो रहा है तभी आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है. कभी कभी हम देखते हैं एक्सरे में प्रॉब्लम है और ये बाद में पेन करेगा, तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि इसको रूट कैनाल करना पड़ेगा. आपको पेन है चाहे नहीं है, बट एक्सरे में हमको एग्जैक्टली उसका मार्जिन दिख रहा है, सो रूट कैनाल इज. मैम कई बार जैसे हमने देखा है कि डेंटिस्ट के पास विजिट तो होती है एंड जनरली डॉक्टर्स अभी नए आ जाते हैं डेंटिस्ट एंड पीपल जनरली हैव नो आइडिया अबाउट इट कि कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, क्या है, जाते हैं और उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रूट कैनाल हमने करा लिया, उन्होंने बोला था हमने करा लिया, फिर हम किसी सीनियर को हमने बाद में दिखाया, फिर समझ में आया ये तो रूट कैनाल की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो ये क्यों किया गया. या उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि 2 या 3 दांतों में रूट कैनाल हो गया, फिर बाद में इसमें अब सिचुएशन ये आ गई कि कैपिंग हो गई है, और कैपिंग के बाद जबकि ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे हम नॉर्मल इम्प्लांट भी कर सकते थे. सो इन सिनेरियोज से पेशेंट्स कैसे अवेयर हो सकते हैं? और देखिए, अब ये तो आपका वाइजनेस होती है, वाइज डिसीजन होते हैं कि एक मैं ये समझती हूँ कि जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है ना, एक लिमिट के नीचे, मतलब सस्ता क्या वो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू गिव दैट क्वालिटी टू द पेशेंट. अगर मुझे वो स्टरलाइजेशन मेंटेन रखना है, मुझे वो पूरा एक प्रोटोकॉल करना है, तो मुझे उतना अमाउंट मुझे लगेगा. एंड मोर ऑन, मैं कई दफ़ा देखती हूँ पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मैडम कहीं तो किया था रूट कैनाल, फिर कुछ तो उन्होंने लगाया था. तो ये नहीं होना चाहिए. अ पेशेंट शुड नो कि आपके पास ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो. ये पेशेंट को भी प्रॉपरली अवेयरनेस करना डॉक्टर का काम है और पेशेंट का जानने का हक है. एंड दे शुड नो, उनकी ड्यूटी भी है कि ये कहाँ हुआ है, कैसा ट्रीटमेंट हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके प्रॉन्स क्या है, इसके कॉन्स क्या, एवरीथिंग दे शुड नो एंड दे शुड आस्क टू अ डॉक्टर. It should be very clear cut. Everything should be very clear in front of a patient कि ये हम कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है,
और इसका इंडिकेशन ये है, और ये इतना इसका जो है चलना, मतलब इसका कितने टाइम तक चल सकता है, वट एवर। ओके। अभी जैसे आपने बोला कितने टाइम तक चल सकता है, सो एक रूट कैनाल के बाद टीथ की लाइफ कितनी होती है? ऐसे देखिए ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अराउंड आप पकड़ के चलिएगा, चल जाते मिनिमम टू मिनिमम, इफ अ रूट कैनाल इज प्रॉपरली डन। ओके। द रीज़न बीइंग रूट कैनाल के बाद में दांत बहुत कमज़ोर हो जाता है, इट बिकम्स वेरी ब्रिटल, इसीलिए हम क्राउन इंडिकेट करते हैं। ओके। अगर आपका रूट कैनाल करते वक्त हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, दांत नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो वो जो बचा कुचा दांत है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हम चबाते हैं, ऑक्लूजल प्रेशर्स जो होते हैं, उसको कॉम्बैट करने के लिए भी पुट अ क्राउन। ओके। इसलिए क्राउन लगाना ज़रूरी होता है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, हर एक रूट कैनाल किए हुए दांत पे क्राउन लगाना आवश्यक नहीं है। योर डेंटिस्ट विल डिसाइड वेदर द क्राउन इज नेसेसरी और नॉट, या एंड कौन सा क्राउन। कभी भी रूट कैनाल होने से पहले ही आप क्राउन नहीं बता सकते कि ये मटेरियल लगाइए, ऐसा नहीं होता है। देर आर मेनी मटेरियल्स। दांत में कितनी जगह है, पेशेंट को ऑक्लूजल लोड कैसा है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कौन से जोन में दांत आ रहा है, वो एस्थेटिक जोन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देख के हम, मेरे पास कितना दांत का स्ट्रक्चर बचा हुआ है साउंड आफ्टर रूट कैनाल, देन डॉक्टर विल डिसाइड एंड देन विल गिव द ऑप्शंस। ओके, ये आपके पास ऑप्शंस है एंड नाउ यू कैन गो फॉर दिस मटेरियल, ओके। देन द क्राउन इज डिसाइडेड। इट शुड नेवर बी डिसाइडेड फर्स्ट सिटिंग में कि ये इतना रूट कैनाल इतना क्राउन, ऐसा नहीं होता है, डजंट हैपन दैट वे। ऑलराइट। एक क्राउन्स के टाइप्स कितने होते हैं? और मल्टीपल टाइप्स होते हैं। क्राउन के टाइप्स बेसिकली उसके मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा क्राउन कहाँ लगाना है। एंड आजकल हम क्राउन से भी ऊपर की बात करते हैं, पार्शियल बॉन्डेड रेस्टोरेशंस जिसको बोलते हैं, उसमें दांत बहुत कम कट होता है, एक पतली सी 0.5 to 1 mm का सिर्फ कटिंग होता है, एंड वी पुट दैट अप। एंड उसमें क्या होता है कि आपका मैक्सिमम डेंटल स्ट्रक्चर सेव होता है, सो दैट इज इवन बेटर। राइट। सो आजकल वी आर गोइंग फॉर दैट मोर वेरी गुड। रादर देन गोइंग फॉर अ क्राउन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे? देखिए, क्राउन में होता क्या है कि आपको 1.5 से लेकर 2 mm पूरा दांत का स्ट्रक्चर रिड्यूस करना पड़ता है, गम्स के पास में भी। तो बाय द टाइम जब आप क्राउन लगाते हो, आपने कितना ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया हो, वहाँ पे आसपास खाना फंसना इज़ कॉमन, दैट इज़ ऑब्वियस। उसके बाद में उसका घिस जाना या नीचे से मसूड़े का फूलना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एंड टू सेव द टूथ स्ट्रक्चर, और उसमें से भी जो इनामल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। सो सेविंग इनामल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, जो नेचुरल उसको सेव करो। राइट। सो इन क्राउन वी आर लिटरली टेकिंग आउट द इनामल एंड आजकल हम लोग जो चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं, पार्शियल बॉन्डेड रेस्टोरेशंस, उसमें हम पूरे इनामल को सेव करते हैं एंड देन वी पुट इट अप। तो आपके दांत का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को सेव किया है। सेव किया। सो पार्शियल बॉन्डेड रेस्टोरेशंस आर क्वाइट बेटर देन इवन द ओल्डर क्राउन्स। So in my practice, 80% of the cases I go for partial bonded restorations, and believe me, patients are very happy. Patients are very happy. Aesthetically बहुत pleasing है, और pain free है, quick है, and आपका structure save हो रहा है, मसूड़े पे आपको कुछ भी feel नहीं हो रहा है। It's a wonderful thing. ग्रेट मैम। एंड जैसे मान के चले कभी दांत निकल गया है, तो दांत निकलने के बाद रूट कैनाल, मतलब ऑब्वियसली जहाँ स्पेस ही नहीं है हमारे दांतों में, और वहाँ पे इम्प्लांट ज़रूरी है या कैपिंग कर लिया जाए? अगेन मैंने अभी जैसे बोला, कैपिंग इज क्राउन और ब्रिज इज ऑल्सो क्राउन, 2 क्राउन्स और बीच में एक दांत। अगेन वही सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्राउन आते ही है उसमें, कि खाना फंसना, सेंसिटिविटी, फिर बाय द टाइम रूट कैनाल, उसका अपना लाइफ है, इनामल हट गया है। सो 200% दे आर द डेंटल इम्प्लांट्स। मतलब इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर। आपके मुंह में जो आपका बोन रखा है सालों से, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। इन फैक्ट इम्प्लांट जो होता है वो बोन को होल्ड करके रखता है, बोन को रिड्यूस नहीं होने देता है। इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। सो 100% डेंटल इम्प्लांट। आने इम्प्लांट में कितना टाइम फ्रेम लगता है मैम? देखिए, पहली बात तो टाइम फ्रेम, और दूसरी बात बजट। किसी भी इम्प्लांट का ऐसा कोई एक सिंगल चीज़ नहीं होती है कि ये इतने टाइम में ही लग जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपका बोन कैसा है। अगर आपके मुंह में बोन कम है तो हम बोन को बनाएंगे,
उसमें समय लगेगा. सो अगेन डेंटल इम्प्लांट जो होता है उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बस एक ही है कि वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है. वी फर्स्ट पुट द इम्प्लांट जो एक टाइटेनियम होता है, फिर वो 1.5 से लेकर 2 महीने में हड्डी का पार्ट बन जाता है, एंड देन वी पुट अप अ टूथ ऑन इट. तो अगर हमने ग्राफ्टिंग के लिए बोन डाला है तो लंबा टाइम लगेगा, हमको थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा 3-4 महीने. नहीं डाला है तो 1.5-2 महीने में वी गिव यू द टूथ. इट्स वेरी सिंपल. सो ये डेंटल इम्प्लांट लाइफ टाइम के लिए होता है या टेम्पररी होता है? नहीं, इट इज़ लाइफ टाइम. इट इज़ लाइफ टाइम ओके. इफ़ एवरीथिंग गोज वेल. अब देखिए, अब अगर आपने डेंटल इम्प्लांट करवा लिया और उसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, मतलब जो नहीं करने चाहिए, आप वो कर रहे हो, आप उसी पे जम के सुपारी खा रहे हो कंटिन्यूसली, या स्मोक कर रहे हो, तो जहाँ नेचुरल दांत नहीं बच पा रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा? या आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या आपने बिल्कुल भी डेंटल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है, या वहाँ खाना फंस रहा है, बट यू आर नॉट कमिंग बैक टू द डॉक्टर, सो देन नोबडी कैन हेल्प यू. राइट. आपने कार खरीदी है तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा. और जितनी महंगी खरीदोगे उतना अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा. करेक्ट. तो इसका जवाब तो यही है कि आप ख्याल रखो तो चलेगी कार. जैसे अभी आपने डायबिटीज़ की बात की है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए रूट कैनाल कितना सेफ होता है वैसे? अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो इट इज़ वेरी सेफ. वी हैव बीन डूइंग डेंटल इम्प्लांट्स इन डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो, प्रोवाइडेड शुगर कंट्रोल्ड होनी चाहिए. ओके. एंड रूट कैनाल में कोई कंसर्न भी नहीं आता यदि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो? नहीं आता है, अगर इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आता है. सी डायबिटीज इज अ डिसीज जो हर जगह पे अपने आप को पोक करेगा कहीं ना कहीं. सो आपको उसको कंट्रोल में रखिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम. वी हैव बीन डूइंग डेंटल इम्प्लांट्स इन डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, in other systemic illnesses also we have been doing the dental implants very regularly. Patients are fine. Yeah. ग्रेट मैम. सो जनरली मैम ये डेंटल इम्प्लांट की एज स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने लंबे, मतलब हाईएस्ट इसकी एज फ्रेम क्या होती है? देखिए, बच्चों में हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं कर सकते. सो आफ्टर 18 to 22, मतलब आपका एक बार जो ग्रोथ स्पॉट है वो ख़त्म हो गया, देन डेंटल इम्प्लांट्स आर इंडिकेटेड. वहाँ से लेकर तो जब तक आप हेल्दी हो, मतलब आप दांत निकाल सकते हो, तो आप डेंटल इम्प्लांट भी डाल सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. अगर बोन है तो, इफ़ देर इज़ बोन, और अगर आप दांत निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल डायबिटीज़ है, तो आई कैन टेक आउट द टूथ, सो आई कैन पुट अप द इम्प्लांट ऑल्सो. वेरी गुड. जहाँ दांत निकाल सकते हो वहाँ डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. योर पैरामीटर्स हैज टू बी नॉर्मल, दैट्स इट. हमको तो बोन से लेना देना है ना. राइट. अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, हम उसका दांत नहीं निकाल सकते, तो हम इम्प्लांट भी नहीं कर सकते. करेक्ट. तो जहाँ आप दांत निकाल सकते हो, इम्प्लांट कर सकते हो. वेरी नाइस मैम. सो इम्प्लांट इज मोर सेफर देन द कैपिंग, यू कैन से दैट? It is more successful. It has got more better prognosis. वो एक अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है. It's a good thing. एग्जैक्टली. आयुर्वेदिक मैम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो क्लेम करते हैं कि आपके टीथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, या इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर टीथ. सो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आपके दांत के लिए कितना सेफ है, और कौन सा बेसिकली टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए आप, टूथपेस्ट का बेसिक काम, जैसे हम साबुन लगाते हैं ना तो एक झाग बनता है, तो क्या वो हमारी स्किन कलर को चेंज कर सकता है या हमारी स्किन डिसीजेस को ख़त्म कर सकता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. ओके, सो दे सेम इज़ अ फंक्शन फॉर द टूथपेस्ट. वो केवल आपको एक फ्रेश फीलिंग दे रहा है, एक झाग बना रहा है, और बस उसका उतना ही रोल है. तो ये बहुत ज़्यादा कि ये ब्रांड, वो ब्रांड, ये टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट, ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है. हाँ, अगर आपको सेंसिटिविटी है या आपको कोई और गम प्रॉब्लम है और आपके डेंटिस्ट ने आपको कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट लिख के दिया है, तो वो अलग बात है. बट ऐसे ओवर द काउंटर जिसका टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको एलर्जी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेंथॉल वाले टूथपेस्ट होते हैं उससे एलर्जीज होती है पेशेंट्स में, तो वो नहीं यूज़ करें. एंड वेर एवर वी कम टू आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, आई एम नॉट बैशिंग एनी ब्रांड एज सच, बट उसमें होता क्या है ना, अब्रेसिव जो एजेंट्स होते हैं, जो सफाई के एजेंट्स होते हैं टूथपेस्ट में, वो बहुत हार्श होते हैं. तो उससे जो हमारी ऊपर की लेयर होती है इनामल, वो पूरी वर्न आउट हो जाती है. सो ऐसे टूथपेस्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए. मंजन पुराने ज़माने में होते थे, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लाल दंत मंजन, ब्लैक मंजन एंड ऑल. तो प्रॉब्लम इज़ विद द अब्रेसिव्स, दैट्स इट.
बाकी टूथपेस्ट इज़ जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, जो आपके हाइलिटोसिस या दुर्गंधी में थोड़ा बहुत मदद कर रहा है, जस्ट गो फॉर इट। और डेंटल विजिट्स करिए, डेंटिस्ट को विजिट्स करिए इन अ ईयर और इन अ 6 मंथ्स, जो भी आपको इंडिकेटेड है, एंड दैट विल सॉल्व योर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, सो जैसे पहले हम यूज़ करते थे नीम की डंडी हमारे दांत को साफ करने के लिए, सो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल या नॉर्मल हमारे ये जो टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं? नीम की देखिए, नीम इज़ प्रूवन एंटीसेप्सिस है नीम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप करिए ना उसको, पर आप ब्रश भी करिए, आप ब्रश करिए एंड देन आप आपके जो डंडी का काम है वो करिए ना, नो प्रॉब्लम। नीम वैसे ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा ही है, ऑलराइट, देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट, बट उसको कंबाइन कर लीजिए। ओके, हाँ, क्योंकि जो प्लाक है वो तो नीम की डंडी नहीं निकालेगी ना, वो तो ब्रश के ब्रिसल्स ही निकालेंगे। निकालेंगे, करेक्ट। सो आप ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो इससे ओवरऑल हमारे जो ओरल हेल्थ है वो इम्प्रोवाइज्ड होती है टीथ नीम के उससे। हाँ बिल्कुल, एंटीसेप्सिस मिलता है ना पूरे मुंह में, एक हेल्थ के लिए अच्छा है। आपका गट हेल्थ अच्छा होगा तो आपके मुंह में टेस्ट सेंसेशन भी बेटर आएंगे, और आपका टंग भी पूरा एक डिसइंफेक्शन हो जाएगा ओरल कैविटी का। सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? दिन भर में 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए? दिन भर में नहीं, सुबह एक और रात को एक। हम जब सोते हैं ना तो हम बात नहीं करते, हमारी टंग मूवमेंट्स नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, सड़न बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो रात में ही होती है। सो नाइट ब्रशिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मॉर्निंग ब्रशिंग। हाँ, रात को तो ब्रश करना ही चाहिए वो सब अवॉइड करने के लिए, और ब्रश करने के बाद में दूध पीना या कुछ खाना अवॉइड करे, एंड यू जस्ट स्ट्रेट वे गो टू बेड एंड देन मॉर्निंग ब्रशिंग। सो दिस मच इज इंडिकेटेड, नॉट वेरी हार्श। 2-3 मिनट तक आप एक प्रॉपर ब्रश करो, नॉर्मल टूथब्रश यूज़ करो, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई दूसरे मेजर फैक्टर्स नहीं हो तो। ऑलराइट, एंड यदि आपको कोई बोला जाए मैम कि ओरल हेल्थ पे और टीथ हेल्थ पे यदि आप हमारे कुछ ऑडियंस को बताएं तो क्या कहेंगे? ओरल हेल्थ, टीथ हेल्थ पे तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि 2 बार ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग, एवरी ईयर डेंटल विजिट, जो डेंटिस्ट बोल रहा है वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा। एंड जो ये ख़राब हैबिट्स है, टोबैको चूइंग, गुटखा चूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे दूर रहिएगा। उसके अलावा भी जो हैबिट्स होती है, जैसे पेंसिल को चबाना या पेन को चबाना, या यू जॉ को यूं 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 करते रहना, दीज आर ऑल नॉट गुड हैबिट्स, ओके। तो इनको अवॉइड कीजिए, नहीं तो दांत के प्रॉब्लम के साथ साथ ये कभी कभी जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। सो अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज अगेन मुंह में बहुत सारे लीजन्स है जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बढ़ जाते हैं, या ये जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये सब हेडेक्स वगैरह, ये भी इनसे रिलेटेड है, सो ये भी बढ़ जाता है। सो दैट इज़ सफिशिएंट दैट यू कैन डू। एंड माउथ वॉश एंड ब्रश दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है? दोनों के अपने इंडिकेशंस है, ओके। अब आपने ब्रश कर लिया, आपको एक फ्रेश फीलिंग चाहिए है, आपको लगता है कि मेरे मुंह से दुर्गंधी आ रही है, तो लिस्ट्रीन आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, बट नॉट द मेडिकेटेड माउथ वॉशेस, ओके। वो तो डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप यूज़ करें, और जितने टाइम तक डेंटिस्ट ने बोला है बस उसी टाइम तक। ऐसे नहीं कि आप उसको लेके माउथ वॉश करते रहेंगे पूरे टाइम, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगेन आपको जो डॉक्टर करना है वो डॉक्टर ही करेगा, वो माउथ वॉश या ब्रश से सॉल्व नहीं होने वाला है प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, एंड ये टीथ सेंसिटिविटी क्यों स्टार्ट हो जाती है? और टीथ सेंसिटिविटी बेसिकली बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ना। अगेन अगर टीथ सेंसिटिविटी हो रही है तो वो या तो इनामल आपका घिस रहा है प्राइमरीली, या आपको कोई कैविटी हो रही है, या आपको कोई मसूड़े की दिक्कत हो रही है, या आपके चबाने के पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है, या कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस में हो, तो ये सब चीज़ों, या आपकी खान पान की आदतें भी वैसी है, तो इन सब चीज़ों में टीथ सेंसिटिविटी होती है। तो वो अगेन कंसल्ट कीजिए, और लेट द डॉक्टर फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट। हाँ, यूजुअली पेशेंट्स क्या करते हैं, टीथ सेंसिटिविटी हो रही है, हमने टूथपेस्ट ले लिया और टीथ सेंसिटिविटी अब हमारी कम है तो हम काम चला रहे हैं, अगेन द प्रॉब्लम विल इंक्रीज। सो गेट टू नो द कॉज, एंड इफ डॉक्टर इज सेइंग एवरीथिंग इज फाइन, ये आपका एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ग्रेट मैम। सो जो ये सेंसिटिविटी होती है, ये सेंसिटिविटी हम नॉर्मल टूथपेस्ट से जो हमारी कम हो जाती है,
सो दैट इज बेसिकली सोल्यूशन ऑफ दैट कि हमें जनरली डेंटिस्ट को दिखाना ही चाहिए यदि सेंसिटिविटी अगर आपकी चलिए मान लीजिए कि आपको समय नहीं मिला, आपने एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ किया और उससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हुआ तो ठीक है, बट आई वुड रेकमेंड कि फिर भी आप एक बार डेंटिस्ट को दिखाओ. देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. ओके, आपका डेंटल चेकअप वैसे ही इन अ ईयर हो ही जाना चाहिए. हो ही जाना चाहिए. सो अगर प्रॉब्लम आ रही है, शो टू डेंटिस्ट. ओके. एंड मैम जैसे ये आपका टूथ में हम बेसिकली एक्सरे करते हैं, एक्सरे की मशीन्स रखी जाती है, सो जो उससे रेडिएशन आता है दैट इज़ हार्मफुल और बेसिक सेफ होता है वो? और देखिए जो पुरानी एक्सरे मशीन्स है अभी भी कुछ कुछ जगहों पे यूज़ हो रही है, तो उनमें रेडिएशन एक्सपोजर काफ़ी हाई था. पर अब हमारे पास में जो है ना आरवीजीज आ गए हैं, जिसमें एक्सपोजर इज़ वेरी मिनिमल, 0.01 सेकेंड्स. ऑल्सो पहले के ज़माने में यदि दांत में या मुंह के किसी भी एरिया में कुछ प्रॉब्लम होता था तो हमको सीटी स्कैन कराना पड़ता था. ओके, सो सीटी स्कैन में भी एक्सरे एक्सपोजर बहुत होता था. अब हमारे पास सीबीसीटी है जो कि केवल छोटे एरिया का स्कैन करता है, तो अगेन उसमें भी एक्सपोजर बहुत मिनिमल हो गया है. ओके. सो विथ द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर देर इज़ नो प्रॉब्लम. प्रेगनेंसी में देर आर सम सेफ मंथ्स एंड देर आर सम अनसेफ मंथ्स जिसमें हम अवॉइड करते हैं. और इसमें भी रेडिएशन एक्सपोजर में भी एक और चीज़ है कि हम जैसे मान लीजिएगा कि थायराइड कॉलर्स किसी पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या देर आर बैजेस दैट वी यूज़ टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द रेडिएशन एक्सपोजर. तो कोई अब नो मोर इट इज़ क्वाइट दैट हार्मफुल. मतलब इट इज़ वेरी 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 लेस एक्सपोजर दैट इज़ देयर बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है. ग्रेट. मैडम जैसे आजकल हम लोग टीथ वाइटनिंग पे आ जाते हैं, जो बहुत से लोग क्या करते हैं घर पे टीथ वाइटनिंग कर लेते हैं. वो वाइट सोडा ले लिया, कभी उसमें टूथपेस्ट में मिक्स कर लिया, कभी नींबू लगा लिया, घर पे ही मेरे दांत साफ हो जाएंगे. इज इट गुड? देखिए मतलब सुनते तो हम भी ये है, पर उसके कोई खास ऐसे रिजल्ट्स मैंने पर्सनली देखे नहीं है ना. जो हम टूथ वाइटनिंग करते, और सेकेंडली ये सब चीज़ें आपके इनामल के लिए कितनी सेफ़ है नहीं है, कभी कभी मसूड़ा भी इसमें बर्न होने के चांसेस पूरे रहते हैं एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. बट जो हम टीथ वाइटनिंग करते हैं दे आर कम्प्लीटली सेफ़. हम मसूड़े को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं पहले कि वो जो एरिया है वो उसके एक्सपोजर में ना आए, एंड वी डिस्कस विद द पेशेंट कि ये आपका पहले का शेड है, आपको कितना शेड लाइटर चाहिए. अकॉर्डिंगली द साइकिल्स आर रिपीटेड. जो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है उसको स्किप करके हम उसको प्रॉपरली करते हैं. तो ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि उतनी इफेक्टिव है जितना एक टीथ वाइटनिंग प्रॉपर आप अंडर गाइडेंस करो. ओके. यदि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो टीथ वाइटनिंग का क्या प्रोसेस होता है मैम? टीथ वाइटनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक बैरियर लगाते हैं गम्स में, ताकि वो जो हम केमिकल लगा रहे हैं वो गम्स में ना जाए, एंड देन वी पुट अ केमिकल ऑन द टीथ एंड द साइकिल गोज ऑन. ओके, उसकी पहले 15 मिनट एक साइकिल, फिर दूसरे 15 मिनट की दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, इस प्रकार से हम जाते हैं कितना शेड ब्राइटर पेशेंट को चाहिए. एज सुन एज दे से कि ये इतना आई एम ओके विद दिस शेड या ये मुझे लुक अच्छा लग रहा है, वी स्टॉप देयर एंड देयर. इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. एनीबडी कैन डू इट. So there is no harm in that. एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो आपके अंदर की परत तक जाता ही नहीं, वो ऊपर की परत में ही केवल जो है वो अपना काम करता है ब्लीचिंग एजेंट के जैसे. सो दैट इज कम्प्लीटली सेफ. यू कैन डू इट एनी टाइम. ऑलराइट. सो जो घर पे हमारे ब्लीचिंग पाउडर और इन सब चीज़ों से करते हैं, देयर इज नो ऐसा. इसका रिजल्ट इज वेरी क्वेश्चनेबल एंड सेफ्टी इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. या अब बेकिंग पाउडर आप लगा रहे हो या बेकिंग सोडा लगा रहे हो, वो गलती से इनगल्फ हो गया, टंग पे गिर गया, छाला हो गया, गाल पे चला गया, गम्स पे चला गया, सो दिस ऑल इज मतलब ये सब टेक केयर करना भी ज़रूरी है ना. ज़रूरी है. करेक्ट मैम. एंड ओवरऑल यदि जैसे हम बात करें मैम टीथ एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि सबके अलाइनर्स अलग अलग होते हैं, सबका टीथ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, एंड एवरीबडी वांट्स कि हमारे दांत प्रॉपर शेप में होने चाहिए, अलाइंस होने चाहिए. उसके लिए बेसिकली ये जो नए पैटर्न्स में अलाइनर्स आ गए हैं नाउ डेज इन द मार्केट, और पहले शायद हमारे वो स्टील वाले कुछ चलते थे जो लोहे के दांत में फिक्स करना. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट? देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी के दांत टेढ़े मेढ़े है या आगे है, तो वो टेढ़े मेढ़े है या आगे है ये तो पेशेंट को दिख रहा है, पर उसके अलावा उसके कारण बाय द टाइम क्या प्रॉब्लम्स होगी ऑक्लूजन में,
नीचे के दांत घिस जाने हैं या पीछे के दांत घिस जाने हैं या उनका रख रखाव हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहना है, वहाँ पे गंदगी फंसनी, ये सब डॉक्टर आपको बताएगा कि इसको ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। तो अगर ये ज़रूरी है तो इसमें आज की तारीख में बहुत अच्छा इसके लिए सॉल्यूशन है, दैट इज़ अलाइनर्स। अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती है जो कि जिनको ब्रेसेस नहीं लगाने, क्योंकि वो थोड़े बहुत होठ पे चुभते भी है, छाले होते हैं, चबाने में आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, तो यू कैन गो फॉर अलाइनर्स। उसके हम आपको पूरा एक किट दे देंगे एंड आपको उसमें भी हमको दिखाने आना है इन अ मंथ और 2 months कि कैसे क्या चल रहा है, एंड आपका सारा अलाइनमेंट उसमें हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। Okay. And under the how much of period of time normal हमारे दांत शेप में आ जाते हैं? और यूजुअली 1.5 से लेकर 2 साल लगते हैं, और वो देने भी चाहिए, बिकॉज सी यू आर मूविंग टीथ, लाइव टीथ। अगर आप उनको तेजी से घुमाओगे या खींचोगे या कुछ भी करोगे या शॉर्ट ऑर्थोडोंशिया करोगे, देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वो मोबाइल हो जाए या कमज़ोर हो जाए। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट, सो एक नेचुरल पेस से ही उनको वो आपको प्रोसीजर करवानी चाहिए अंडर ऑन एक्सपर्ट गाइडेंस। अलाइनर्स भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑनलाइन साइट देख के ऑर्डर कर लिए एंड देन यू आर गेटिंग इट डन। इट शुड बी ऑल्सो डन अंडर द एक्सपर्ट एडवाइस। Okay. एंड मैम हमारी जो पूर ओरल हेल्थ हो जाती है वो हमारे हार्ट पे कितना इम्पैक्ट डालती है? सी रिसर्च वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर आपको गम प्रॉब्लम है या पेरियो प्रॉब्लम्स है तो दे कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स वेरी क्लियरली। बहुत पुराने टाइम से ये रिसर्च है, अच्छा खासा इसके ऊपर आपको लिटरेचर मिलेगा। सो गम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मुंह में कोई भी बदलाव हो रहा है, आपका टेस्ट अफेक्ट हो रहा है, आपके मुंह में दांत नहीं है, आप अच्छे से चबा नहीं पा रहे हो, आपकी गट अफेक्ट होनी ही है। गट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सो ये सब, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट तो आएगा। आपकी गट अच्छी नहीं है, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे बॉडी में, ये डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी। एंड कभी कभी जैसे दांत नहीं है, स्पीच प्रॉब्लम्स आती है, पेशेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू स्माइल, दे डोंट वांट टू स्पीक मच, सो दैट ऑल्सो अगेन अ प्रॉब्लम। या एंड उसके अलावा भी डेंटल इन्फेक्शंस का अगर आप विद इन टाइम ख्याल नहीं रखते हो तो वो कभी नीचे बढ़ रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो अगेन दे कैन बी एट टॉस। सो यस, ये सब चीज़ों का डेफिनेटली इम्पैक्ट है। एंड मैम जैसे हम ब्रश करते हैं और ब्रश करते टाइम कई बार ब्लड निकल जाता है और जनरली हम उस गम ब्लीडिंग को अवॉइड कर देते हैं। सो इज़ इट रिस्की ऑन दैट फैक्टर? हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए या उसको अवॉइड कर लेना चाहिए कि नहीं ठीक है इट्स फाइन तो हो गया है? देखिए, हम जब बिल्कुल ब्रशिंग रेगुलरली करते हैं और सारी चीज़ें हैं तो आइडियली ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट अगर आ रही है तो अगेन देर इज़ 100% अ प्रॉब्लम। क्यों आ रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, कहीं ना कोई इरिटेशन फैक्टर है अंदर, कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम है, तभी ब्लड आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। जनरली ये किसी ना किसी गम डिसीज के तरफ का इशारा होती है कि कहीं ना कहीं गम्स स्वोलन है या कहीं ना कहीं गम्स इरिटेटेड है, सो ब्लीडिंग इज देयर। बट इसमें डरने वाली या घबराने वाली बात कोई नहीं होती है। जनरली पेशेंट्स कभी कभी बहुत डर जाते हैं कि अरे मेरे कैसे क्या खून आ गया। इट्स ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द गम इन्फेक्शन। आप आते हो, हम आपका गम का क्लीनिंग करते हैं, वी गिव यू सम मेडिकेशंस एंड यू आर फाइन। Okay. So basically, there is no relevancy between the gum bleeding and the cancer. See, now again, let us see what are the symptoms, क्या क्या और मिल रहा है मुंह में, क्या क्या नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब इतना कुछ उसमें डरने वाली बात है, इट्स वेरी कॉमन। Okay. All right. मैम एक मेरे अंदर बड़ी क्वेरी थी क्योंकि आई ऑल्सो नीड टू गो फॉर अ डेंटल इम्प्लांट, पर सबसे बड़ा मेरा मेजर कंसर्न ये है कि वो बड़ा पेनफुल लगता है ना, क्योंकि एक स्क्रू जाएगा अंदर, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। सो इज इट पेनफुल? एक्चुअली ये बहुत कॉमन मिथ है कि मैडम तो बहुत पेनफुल होगा और बहुत पेन होगा और ड्रिलिंग होगी और ये होगा वो होगा। सो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, डेंटल इम्प्लांट्स आर नॉट एट ऑल पेनफुल। इट इज़ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। द रीज़न बीइंग, हम पहले स्कैन करवाते हैं, स्कैन में हम एक mm बोन स्टडी करते हैं, देन वी गो अहेड। एंड डेंटल इम्प्लांट में हम बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। अनेस्थेशिया के अंदर ही सारी प्रोसीजर होती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि डेंटल इम्प्लांट कब हो गया। ओके। देयर इज़ हार्डली एनी पेन, ना पहले, ना ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ना आफ्टर द प्रोसीजर।
आप इमीडिएटली डेंटल इम्प्लांट करके अपने काम पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो ख्याल रखना है, दवाइयाँ लेनी है, वो रेगुलरली लीजिएगा ओके एंड यूर फाइन। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं डेंटल इम्प्लांट करते से स्मोक करूंगा, सो कम ऑन, मतलब वो तो कोई बात नहीं होती है। वो उतने प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं मिनिमम कुछ, बाकी इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल, नॉट एट ऑल। वेरी गुड मैम, डिसीजन लूँगा मैं। मैम जनरली बात करते हैं टीथ क्लीनिंग की। जब बेसिकली आपके पास कोई पेशेंट आता है टीथ क्लीनिंग कराने के लिए, तो उसमें उनके टीथ वाइटनिंग भी हो जाते हैं और क्लीनिंग, या दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि दांत एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। सो लेट मी टेल यू, टीथ क्लीनिंग इज़ फॉर गम्स, इट इज़ नॉट फॉर द वाइटनिंग ऑफ द टीथ। वो हमारे मसूड़े के लिए होता है। मसूड़े के ऊपर जो भी गंदगी जमा है, जो दांत और मसूड़े के बीच में जमा होती है, उसको हम निकालते हैं। उससे आपके मसूड़े अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मुंह से दुर्गंधी आना कम होती है, बंद हो जाती है। तो इसके लिए डेंटल क्लीनिंग होता है। एंड डेंटल वाइटनिंग इज़ डिफरेंट, वो उससे दांतों के जो कलर है वो कलर आप चेंज करते हो, बोथ आर डिफरेंट। ओके डेंटल वाइटनिंग जो है वो तो लग्जूरियस प्रोसीजर है। मान लीजिए आपकी शादी है, आपको कहीं जाना है, आपने आपके कलर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू गेटिंग इट डन, दैट्स ओके, जो कि 1-1.5 साल चलता है, फिर आपका जो कलर है वो वापस आता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्किन कलर, ओके। एंड डेंटल स्केलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, मसूड़े की सफाई, वो मसूड़े के हेल्थ के लिए हर किसी को करवाना चाहिए इन अ ईयर, वेरी गुड अगर आप चाहते हो आपके मसूड़े अच्छे रहे तो। वेरी गुड। एंड टीथ वाइटनिंग कराते हैं तो मैम उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक रहती है? 1.5-2 साल तक 2 साल इट तक इट रहता है। गोज। हाँ, अगर आप प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा मसाले वाला खा रहे हो, बहुत ज़्यादा कलर्ड चीज़ें खा रहे हो, तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। बट ऐसे येस, 1.5-2 साल इट गोज, और कोई ऐसे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आप वापस करवा लीजिए अगर आप चाहते हो तो। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट हार्मफुल। इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स नॉट हार्मफुल। ओके। एंड मैम जैसे हमने ये टीथ क्लीनिंग की बात की, देर आर मेनी एस्पेक्ट्स कम अंडर द ओरल हेल्थ एंड पीपल हैव सो मेनी ऑफ द मिथ्स कि ये जो दांत की उंगली होती है, गुटखा बहुत खाते हैं ना, तो कितनी उंगली जा रही है, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट? उसका कंसेप्ट ये है कि आइडियल ओपनिंग इज़ अराउंड 40 to 45 mm। ये हमारी जो हर किसी की 4 फिंगर्स अलग होती है ना। जनरली ये 4 फिंगर्स जानी चाहिए, मतलब आपका एक अच्छा ओपनिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती डालो। जैसे कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति है, अगर उसकी फिंगर्स बड़ी होगी, डेफिनेटली थिक होगी, तो नॉट नेसेसरी कि उसकी भी 4 जाए, बट एक जनरल 3 to 4 फिंगर ओपनिंग होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार खोल कर देखो और बार बार उसके साथ कुछ यू आर डूइंग समथिंग और द अदर थिंग विद द ओपनिंग, यू ये सब सही नहीं है। ये आपके फिर जॉइंट पे हार्म करेगा। ओके सो विद इन योर रेंज आप सब कुछ खा पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह खोल पा रहे हो, बंद कर पा रहे हो, इट्स फाइन। वेरी गुड। अभी जैसे आपने बात की जॉइंट की, सो ये जॉइंट ओपन और बंद होना, जो कड़क आवाज़ आती है ना मैम, उसका क्या रिलेशनशिप है? देखिए, ये जो जॉइंट होता है ना, ये हमारा टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट होता है। ये बहुत सेंसिटिव जॉइंट होता है, बहुत टिपिकल सा जॉइंट होता है। तो अगर किसी भी रीज़न से, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं मल्टीपल, जिससे कि जॉइंट आपका प्रॉब्लम में आ जाता है। टक टक आवाज़ आ रही है, आपको वो बहुत एम्बैरेसिंग लग रही है, या टक टक आवाज़ के साथ में दर्द आ रहा है, कान में पेन जा रहा है, जॉइंट का पेन कान में जा रहा है, या कान में से एक अलग सी आवाज़ आ रही है जॉइंट के कारण, या यहाँ से पेन सिर में या नीचे में जा रहा है, तो दैट इज़ अ जॉइंट प्रॉब्लम। विजिट अ डेंटिस्ट, they will see your joint, they will examine your joint and they will give you the treatment. ओके उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इट्स कॉमन थिंग। ओके बट अगेन, क्यों है क्या है समझना ज़रूरी है। ओके। सो दैट वेरी पर्सन टू पर्सन कि किसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स पेन क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रॉपर हम डायग्नोसिस करके उसको ट्रीटमेंट देंगे ना। ओके उसके लिए अप्लायंसेस भी आते हैं, अलग अलग प्लेट्स आती है, हम वो अप्लायंस देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके। हाँ बिल्कुल। जैसे भी आपने अप्लायंसेस की बात की मैम, जैसे हम एक मिथ है बहुत कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबके आप नो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, आप सारे इक्विपमेंट्स आपके मुंह में डाल रहे हो, सो इज इट सेफ? आप उसको क्या करते हैं जैसे कि मतलब वो सबके मुंह में, क्योंकि सेम ही जा रहा है वो? नहीं, सेम तो नहीं जाता है। स्टरलाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री, इन ऑल द सर्जिकल फील्ड्स। तो हर इंस्ट्रूमेंट पेशेंट में यूज़ होने के बाद में कम्प्लीटली स्टरलाइज होता है, बिकॉज इन द एरा ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस B हम खुद भी रिस्क पे रहते हैं, हम हमारे असिस्टेंट्स।
सो डिस्पोजेबल नीडल स्ट्रिक्टली यूज़ होती है सबके लिए, डिस्पोजेबल सक्शन टिप्स यूज़ होती है, सारी चीज़ें स्टरलाइज होती है, एवरी डे स्टरलाइज होती है, आफ्टर एवरी पेशेंट स्टरलाइज होती है, एंड देन ओनली वी यूज़ इट. ओके इवन इसका वेस्ट डिस्पोजल भी हम प्रॉपरली ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको कहीं भी डाल रहे हैं. सो देर आर नॉर्म्स ऑफ इट ओके एंड वी डू इट इट हैज़ टू बी डन रादर. वेरी गुड. एंड मैम जैसे अभी ब्रश हम लोग करते हैं, ब्रश कित बहुत सारे टाइप के होते हैं. आपके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रश सबके लिए सही होता है? किसी के लिए कोई ऐसा एक टिपिकल ब्रश नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसने करना चाहिए. टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, और रेगुलर डेंटल विजिट्स होनी चाहिए. So there is no particular brand नो we need to use नो it, नो nothing नो like that. एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. आपको जो अच्छा लग रहा है, कभी कभी किसी के गम्स बहुत थिन होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश यूज़ करना चाहिए उनको. और कभी कभी किसी को थोड़ा क्लिनजिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए है, तो थोड़े से हार्डर यूज़ करने चाहिए. बच्चों के ब्रशेस अलग आते हैं, छोटे वाले होते हैं, सो दे कैन यूज़ दैट. अगेन इम्पॉर्टेंट इज टेक्निक. आप अच्छी टेक्निक से ब्रश कीजिएगा, ना अंडर ब्रशिंग ना ओवर ब्रशिंग. एवरी ईयर और 6 months डेंटल विजिट कीजिएगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. So अभी जैसे ये मैम इलेक्ट्रिक ब्रश आ गया, एक नॉर्मल ब्रश है, दोनों में डिफरेंस क्या है, विच इज़ बेटर वन? अब बेटर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका अपना पर्सनल उसमें व्हाट वन प्रेफर्स इज बेस्ट फॉर देम. इलेक्ट्रिक ब्रश इज मोर लग्जरियस काइंड ऑफ अ थिंग. यू कैन यूज़ इट, पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्रश उससे कम काम करेगा, ऐसा नहीं है. आप अगेन नॉर्मल ब्रशिंग में आप प्रॉपर टेक्निक से कीजिए, तो दैट इज़ ऑन टू सॉल्व योर पर्पस. और अगर आपको इलेक्ट्रिक ब्रश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से ब्रश कर रहे हो, देन दैट इज़ फाइन. जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, वो कोई भी ब्रश नहीं करेगा. आप कोई भी यूज़ कर लो. So there is no difference between नो electric and नो normal नो brush. नो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. Great. यू कैन यूज़ व्हाट यू लाइक. ग्रेट मैम. एंड जैसे मैम हमारी दांतों में गैप होती है मिड में, और उसको बहुत अलग अलग लोगों को दिखती है कि हमारे दांत हैं खुले हुए हैं. सो अब उसके लिए बहुत सारे वो लोग हो जाते हैं कि यहाँ तो दांत लग नहीं सकता है. सो हाउ वी कैन कवर इट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गुड फेस, स्माइलिंग फेस होता है. सो हाउ वी कैन डू दैट? ये जो दांत की छोटी सी जो स्पेसिंग्स होती है 2 mm 3 mm, इसको डायस्टेमा हम लोग बोलते हैं. एंड इसके लिए कोई बहुत एलैबोरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि क्राउन लगाना है या ब्रेसेस लगाने ज़रूरी है. अगर छोटी मोटी गैप्स है, चेयर साइड पेशेंट आता है, हम उसको डायरेक्टली टूथ कलर्ड फिलिंग से कवर अप कर देते हैं. एंड इतना ब्यूटीफुली कवर अप होता है कि लगता भी नहीं है कि कुछ हुआ है, विदाउट ग्राइंडिंग योर टूथ, विदाउट गोइंग फॉर एनी बिग प्रोसीजर फॉर इन विच यू हैव टू गिव अ लॉन्गर टाइम, एनीथिंग लाइक दैट. वो सब बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. 1-1.5 घंटे में आपके गैप्स हम ख़त्म करके भी सेंड यू आउट. वेरी गुड, या वेरी गुड. हार्डली 1 to 2 hours it will या वी हैव डन सो मेनी पेशेंट्स, सो मेनी पेशेंट्स. take. क्योंकि जनरली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बिलीव, क्योंकि दांत में इतना सा गैप हो जाता है तो कौन पता नहीं कहाँ से कराएंगे, हाँ, क्या कहाँ से कराएंगे. एंड फिर क्राउन लगाए. ये पहली बात तो क्राउन सबसे आखिरी चीज़ है जो लगानी चाहिए पेशेंट को, इन माय ओपिनियन. Okay. मतलब जब कोई भी ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन यू गो फॉर द क्राउन. Okay. ये गैप्स के लिए और सडन के लिए और स्माइल डिजाइनिंग के लिए तो क्राउन की ज़रूरत ही नहीं है. Okay. देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स दैट कैन बी डन टू डिजाइन अ स्माइल और टू कवर अप अ गैप. Okay. या अभी जैसे आपने बात की स्माइल डिज़ाइन की, व्हाट इज स्माइल डिज़ाइन? सी, देर इज आइडियल स्माइल, देर इज आइडियल स्माइल, बट हर एक व्यक्ति का अपना क्या उसको अच्छा लगता है, वो उसके लिए अच्छी स्माइल है. अगर मेरे स्माइल के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो दैट इज़ माई गुड स्माइल. बट अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं या बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड है या बहुत ही ज़्यादा गैपिंग है, सो इन दैट केसेस वी डू अ स्माइल डिजाइनिंग, एंड देन इन स्माइल डिजाइनिंग वी गिव अ आइडियल स्माइल. Okay. We give an ideal smile to the patient, so that can be done. And ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है. इन 10-15 days हम पूरी एक प्रॉपर स्माइल देते हैं पेशेंट्स को, Okay. जिनमें भी उनको स्माइल इम्प्रूवाइजेशन चाहिए. फिर उसमें हम डेंटल ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, उसमें हम दांतों के ऊपर पतली परत जिसको वीनियर्स बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं, उसमें हम लोग कॉम्पोजिट मतलब फिलिंग्स भी कर सकते हैं. Okay. वो सारी चीज़ें हम स्माइल डिजाइनिंग में करते हैं. कहीं दांत नहीं है तो वो भी लगाते हैं. Okay. So that all comes under smiling designing. All right. The purpose is कि आपको हम एक आइडियल अच्छी स्माइल दें, बस बात Very खत्म. good. Very good. So इसमें ओवरऑल आपके दांत का स्ट्रक्चर कवर होता है. हाँ हाँ, मतलब जो स्माइल लाइन में आ रहा है
ओके जैसे अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो हो सकता है कि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखे, किसी किसी की डीप स्माइल है तो पीछे के 2 दांत भी दिख रहा है। तो फिर वो स्माइल लाइन कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्माइल लाइन बड़ी है छोटी है। कभी कभी इसमें छोटी मोटी सर्जरीज भी करवानी पड़ती है ओके। ताकि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट स्माइल दें। अभी जैसे मैम ये आपने स्माइल डिज़ाइन में बात की, ये मेरे को लग रहा है ये जो वो आता है डिम्पल जिसको बोलते हैं गालों पे, सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ स्माइल डिज़ाइन। No, it is not a part of smile designing per se. That Okay. is a that is not considered under the smile designing. ओके, वो बट इन cosmetic. नेचुरल मतलब लोग, हम कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएं, प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं ये होता है डिम्पल्स हाँ, क्रिएशंस you होते can create dimples. Yes. Okay. Yes. Plastic surgeons, dermatologists. Yes. हैं। ओके। They do create dimples. Yes. ये तो हर किसी का अपना परसेप्शन है ब्यूटी का, है ना। मैं जिस चीज़ को खूबसूरत मानूं जरूरी नहीं आप उसको मानो, या आप उसको मानो मैं जरूरी नहीं मैं मानूं। राइट। हमारा पर्पस है कि हम नेचर को मैक्सिमम रेप्लिकेट करके पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उसको बेस्ट दे। राइट। तो जो हम दे सकते हैं, जैसे अगर कोई मॉडलिंग फील्ड में तो हमको फिर उस हिसाब से उसको देना पड़ेगा। करेक्ट। किसी का अगर डे टू डे लाइफ में ऑक्लूजन या लेटर एज के पेशेंट है, मान लीजिए 50-60 एज की, तो उनके लिए एस्थेटिक्स कम इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनका चबाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो आवर फोकस विल बी देयर। राइट। सो इट्स ऑल लाइक दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मैम आपके कोई ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री बताइए जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लगा था कि नहीं यार इसमें इतनी कैविटीज़ है, जिसके सारे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड वो एक सिनेरियो जो आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास अभी थोड़े समय पहले एक पेशेंट आया था। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि किसी को मैं कुछ गलत बोलूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दिस क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था वो केस देख के। 10 साल का बच्चा था, 10 ईयर्स का बच्चा, और वो हमको हमारे पास लेकर आए थे कि मैडम बहुत डेंटल पेन है उसको। जब मैंने बच्चे का मुंह खोला तो मुंह में एक भी दांत ऐसा नहीं था कि जो नॉर्मल कंडीशन में था, एक भी दांत ऐसा नहीं था, लेट मी टेल यू। एंड चलो दूध के दांत तो ख़राब थे, वो 6 साल से गिरना शुरू होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो परमानेंट दांत आए थे वो भी सही नहीं थे। ओह माय गॉड। एवरीथिंग वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज गॉन। ना बच्चा खाना खा पा रहा था, ना कुछ पस पड़ा हुआ था। एंड ऐसा नहीं था कि वो बहुत रिमोट में रहते हैं, बाकायदा शहर के रहने वाले पढ़े लिखे माँ बाप। ओह माय गॉड। दे कुडंट मेक टाइम फॉर देयर किड। उनको ये भी नहीं पता था बच्चा ब्रश करता है कि नहीं, कब करता है, क्या करता है, कितनी बार शक्कर खा रहा है, मीठा खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। अंडर नरिश्ड बच्चा फ्रॉम अ गुड फैमिली। एग्जैक्टली। सो ये सिचुएशन तक नहीं जाना चाहिए, जाना मतलब ये तो नहीं करना चाहिए। सो मैम जैसे भी आपने बोला चॉकलेट खा रहा है, शुगर खा रहा है, लाइक हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर द टीथ? डेफिनेटली वो चिपक जाता है दांत पे, एंड देन माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इनामल कमज़ोर होकर सड़न शुरू हो जाती है। ओके। तो वो तो हार्मफुल तो है। ईटिंग हैबिट्स आपकी उस पर ध्यान तो देना चाहिए। जो फाइबरस फूड है, फ्रूट्स है, ये क्लिनजिंग होते हैं हमारे, इनका अपना सेल्फ क्लिनजिंग मैकेनिज्म होता है। यू शुड गो फॉर दैट। अब ये खाने पीने के अलावा कभी कभी ये होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम हम 2 बार ब्रश कर रहे हैं, हम खाने पीने में भी पूरा ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ें हैं, तब भी हमें इतनी सड़न क्यों है? मतलब एक दांत में 4 जगह से सड़न आ रही है, मल्टीपल टीथ आर गेटिंग अफेक्टेड, वो फिलिंग्स करवा के जा रहे हैं फिर भी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो लेट मी टेल यू, ब्रशिंग और ईटिंग हैबिट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती है। आपका जेनेटिक्स और आपका थूक का, सलाइवा का कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दे ऑल्सो प्ले मेन रोल। तो यदि मान लीजिए अब ये सारे चीज़ों को कंबाइन करके यू रियलाइज कि आपके मुंह में प्रॉब्लम है, आपके डेंटिस्ट ने आपको बोला है कि देखिए आपको प्रॉब्लम है, टेंडेंसी है, सो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे एडल्ट्स भी होते हैं। आप उनको प्लीज़ रेगुलरली डेंटल विजिट्स करवाइए, आप खाने पीने पे ध्यान रखिए, आप ब्रशिंग का उनमें ज़्यादा ध्यान रखिए, तो प्रॉब्लम्स कम आएगी। करेक्ट। एग्जैक्टली। एंड मैम जैसे भी आपने बताया कि फूड हैबिट्स हमें कंट्रोल करनी चाहिए, सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ऐसे कुछ 5 फूड बताइए जो बेसिकली बहुत हार्मफुल है उनके टीथ के लिए। कैंडीज, चॉकलेट्स, और रात को जो नींद में उठ के बच्चे मीठा दूध पीते हैं, ओके। उससे भी सड़न काफ़ी बढ़ती है। ओके। यस। देन जो चिपकने वाले फूड्स रहते हैं, जो बहुत देर तक दांत में चिपके रहते हैं, निकलते ही नहीं हैं, या दांतों की सतह में जाके चिपक जाते हैं,
दे आर ऑल्सो नॉट गुड फूड. सो ये सबको अवॉइड करना चाहिए हमको. करना चाहिए. ग्रेट. बिकॉज नॉर्मली मैम हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स बचपन में तो हम लोग इंटेक बहुत ज़्यादा ही करते हैं, बट आफ्टर सर्टन ऑफ टाइम हम चॉकलेट्स, कई लोग होते हैं जैसे हमारी एक ऑफिस में ही है, सुबह से लेके शाम तक वो इतनी चॉकलेट खाती है मैम, इतनी चॉकलेट खाती है कि देयर इज़ नो लिमिट. एंड आई वॉज मोर कंसर्नड, यार ये इतनी चॉकलेट खाती है, इसके दांत कैसे सही होंगे यार. Because obviously I have a problem in my teeth, and I feel when somebody is having, eating so many of the chocolates, I feel very scared of that point. सी आइडियली तो नहीं खाने चाहिए, बट अगेन इसमें यही वाली बात आती है कि मैडम वो बहुत खा रहा है पर उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं नहीं खाता हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है. सो अब इसका जवाब फिर ये सब चीज़ें देती है कि भैया उसका जेनेटिक्स वैसा है, या उसका सलाइवा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है, या उसकी ब्रशिंग टेक्निक्स वैसी है, आपकी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अगर आप वो डेंटल प्रॉब्लम के उसमें हो तो आपको विजिट्स देना है, एंड आइडियली उनको भी नहीं खाना चाहिए. Okay. अगर इतने चॉकलेट्स खा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी तो है ही. है ही, सो दे शुड गेट इट चेक्ड. Okay. And मैम जैसे अभी आपने सलाइवा की बात की, हाउ सलाइवा इज गुड फॉर आवर ओरल हेल्थ? Saliva is very important for our oral health. Saliva plays multiple roles. Saliva self cleansing होता है. जिन पेशेंट्स में सलाइवेशन कम है फॉर एनी रीजन्स, उनमें कोई डिसीजेस है, कोई मेडिकेशंस है, साइकेट्रिक मेडिकेशंस चल रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, उनमें यदि सलाइवा फॉर सम रीज़न नहीं बन रहा है, उनमें सड़न बहुत ज़्यादा होती है, बार बार अल्सर्स बनते हैं, क्योंकि एक जो गीली परत है वो मुंह में मिसिंग है, तो रगड़ लगती है बार बार. Okay. और मतलब जैसे आप मान लीजिएगा कि होठ है या ज़बान है, उस पर बार बार नोकीली चीज़ों की रगड़ बहुत इजीली लगती है, उनको बार बार गिटकने में दिक्कत होती है, सूखापन लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. हैलिटोसिस, मुंह की दुर्गंधी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर सलाइवेशन कम होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है सलाइवा जब कम होता है तो. एंड मैम मैंने सुना है सलाइवा से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव भी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं अपने आप. हाँ बिल्कुल, सलाइवा अगर अच्छा है आपका, सलाइवेशन अगर आपका बढ़िया है तो डेफिनेटली इम्प्रूवाइज हो जाती है चीज़ें. हाइड्रेशन वगैरह आप अगर अपना प्रॉपर रख रहे हो, सारी चीज़ें रख रहे हो, मुंह की दुर्गंधी कम आती है बेसिकली. अगर आपके मुंह में अच्छा प्रॉपर सलाइवेशन है तो कहीं ना कहीं हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंधी की समस्या कम हो जाती है. ओके, दैट्स ग्रेट मैम. मैम बेसिकली बहुत सारे लोगों की एक कहीं ना कहीं क्वेरी रहती है कि मुंह से बहुत स्मेल आती है, एंड व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ दैट? मुंह से स्मेल आना इज कॉल्ड एज हालिटोसिस. पहली बात तो आप ये देखिए कि ये आपको लग रहा है मुंह से स्मेल आ रही है या सामने वाले को लग रहा है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कभी कभी एक्चुअली मुंह से बदबू नहीं होती है, पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि आ रही है ना, तो वो चीज़ अलग हो गई. कभी कभी सब नोटिस करते हैं कि येस देर इज यू डोंट स्मेल गुड फ्रॉम योर माउथ व्हेन यू स्पीक और समथिंग लाइक दैट. सो देन देर इज समथिंग टू वरी. सो मुंह की दुर्गंधी, सबसे पहले तो टार्टर है मुंह में जमा हुआ, बहुत सारा गंदगी है, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, इन्फेक्शंस है, गम ब्लीडिंग्स है, गम्स गंदे है, टंग कोटिंग्स है, ये सारी चीज़ें तो है ही. उसके बाद में कभी कभी कहीं इन्फेक्टेड दांत बचा हुआ है, उसमें पस पड़ा हुआ है, उससे भी मुंह की दुर्गंधी आती है. अब मान लीजिए आपने ये सारे कवर कर लिए और तब भी यदि मुंह की दुर्गंधी है तो वो गट आपका जो इम्पेयरमेंट है उसके कारण भी आ सकती है. जब बैड गट होता है उनके भी मुंह से बदबू आती है. कॉन्स्टिपेशन है या गट प्रॉब्लम्स जिनको है उनको भी बदबू आती है. ओके, सो देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो ऐसे कॉज क्या है उस पर डिपेंड करता है. ओके, और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन अगेन ट्रीटमेंट, जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट होगा. अगर गंदगी है तो सफाई करवाइए, सड़ा हुआ दांत है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए, और अगर गट प्रॉब्लम है तो यू कैन शो टू गट स्पेशलिस्ट. या ओके. एंड ये जनरली मैम क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन्स को आता ही है, क्योंकि हमारे ऐसे कपल्स होते हैं जब किस करने जाते हैं तो गंदी स्मेल आ जाती है मुंह से एंड पार्टनर भगा दे. सो उस केसेस में जनरली पीपल यूज माउथ वॉशेस, for instant results. See, when you rule out all these causes, okay, कि there is no literal cause कि halitosis क्यों है, then what we suggest them कि आप please hydration proper रखिए, बार बार पानी पीजिए, and go for a sugar free gums. Okay. Go for sugar free gums. You can use that. Okay. So अभी as जैसे to आपने- avoid the embarrassment. अभी जैसे आपने गम्स की बात की है, सो ये च्विंगम खाना आपके ओरल हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है?
नुकसानदायक ही है। नुकसानदायक इसलिए कि अगर शुगर वाला च्युइंगम है तो अगेन शुगर इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। दांत के लिए अच्छा नहीं है, गट के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। आपके मसल्स बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हो रही है, मसल फटीक भी हो जाता है कई दफ़ा। सो आई डोंट थिंक दैट शुगर वाले च्युइंगम्स आर अ गुड ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम और फॉर एनीथिंग। दे शुड बी अवॉइडेड। अभी जैसे बोलते हैं कि ये वाइटनिंग च्युइंगम खा लो तो दांत वो सही हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, या इट इज़ गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। नॉर्मल च्यूई करते हो तो आपका स्ट्रांग बनता है, माउथ मसल स्ट्रांग नहीं होती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा Myth है कुछ बस। भी नहीं है, ऐसा नथिंग इज लाइक दैट। बस वो किसी किसी की आदत होती है, उसके अपने उनके रीजंस होते हैं। बाकी मसल स्ट्रांगनेस और च्युइंगम का कोई रिलेशन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, सो नॉर्मल जो अपनी च्युइंगम है वो शुगर फ्री लें तो दैट विल बी मोर। दैट विल बी बेटर। अगर आपको लग रहा है कि सारे कॉजेस रूल आउट करने के बाद भी आपको मुंह की दुर्गंधी है ही, या आपको फ्रेश फील करना है, तो आप शुगर फ्री गम्स लीजिए। या यू कैन यूज दैट। ओके, या गुड। वेरी गुड। और मैम अभी जैसे एक यंगस्टर्स में बहुत चल रहा है पियर्सिंग का सिनेरियो, एंड कोई लिप में पियर्स करा रहा है, कोई टंग में पियर्सिंग करा रहा है। सो इज इट गुड फॉर द ओरल हेल्थ और मे बी ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ आई कैन से? इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली ओरल हेल्थ से। ओके, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। मतलब अब वही वाली बात है कि आपने यदि डिसइंफेक्टेड जगह पे, इन्फेक्टेड एरिया पे या ख़राब इंस्ट्रूमेंट से पियर्सिंग किया है तो छाले होना या दूसरी प्रॉब्लम्स होना या इन्फेक्शन बढ़ना इज कैन बी द आफ्टर कॉज ऑफ इट। बट एज सच उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैम जैसे पियर्सिंग करा ली तो छेद हो गया ना, और वो छेद हो गया तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मतलब नहीं कोई नहीं infection नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे डेंटल हेल्थ से। दैट इज अ पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन। ओके मैम, एक मिथ है लोगों को कि दांत निकालने के बाद ये दांत लगाना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। अगर वो अकलदाढ़ नहीं है, अकलदाढ़ के अलावा दूसरे दांत है, तो हर दांत निकालने के बाद में दांत लगाना ज़रूरी है। ओके, नहीं तो आपकी पूरी स्पेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खाना फंसना शुरू हो जाता है। पीछे के दांत उस स्पेस में आगे आएंगे, आगे के दांत पीछे जाएंगे हल्के फुल्के, ऊपर के दांत नीचे आएंगे, पूरी स्पेस कोलैप्स हो जाती है आपकी। ओके, एंड देन अ टाइम कम्स जब वहाँ पे ना इतनी जगह बचती है कि हम दांत लगा पाए, ना इतनी जगह बचती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल ऑक्लूजन हो गया है। सो यू आर इन बिटवीन समवेयर ओके, और आपका ऑक्लूजन कोलैप्स हो जाता है। सो दांत निकालने के बाद में दांत लगाना ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल वो विजडम टूथ है। तो ओके, विजडम टूथ की जगह पे नहीं है। नहीं लगा सकते। और यदि वो हमने इग्नोर कर दिया और वो स्पेस कम हो गई है या बढ़ गई है तो प्रॉब्लमेटिक है। पूरा जो रख रखाव है, पूरा जो ऑक्लूजन स्कीम है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट के मुंह में, पूरा। सो इससे ओवरऑल आपके सारे टीथ का अलाइनमेंट चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होता है। खाना फंसना, कहीं खाना फंसना बढ़ जाएगा, गैप्स हो जाएंगे दांतों में, टेढ़े हो जाएंगे दांत उस एरिया में। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रॉब्लम कि आपको चबाने में दिक्कत हो रही है। ये तो प्रॉब्लम है ही। है करेक्ट। पर अंडर इंडियन सिनेरियोज तो लोग बोलते ठीक है हम दूसरे दांत से चबा लेंगे, बिकॉज दे हैव सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स टू टैकल विथ। करेक्ट। बट अगेन ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, दीज आर ऑल अनसेड कॉम्प्लिकेशंस व्हिच नीड टू बी सीन। थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस पॉडकास्ट। आई होप ये पूरा पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर किए होंगे हमने। सो आगे जो हम एपिसोड्स लेके आने वाले हैं उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए। आगे यदि कोई भी आपको लगता है कि हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो बताइए हमें। और इस एपिसोड में भी आपको लगता है कि कहीं हमने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आगे जाके हम और ये टॉपिक्स कवर करें और आपकी ओवरऑल हेल्थ को हम मेंटेन करने में या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आने में हम हेल्प कर पाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम ऐसे एपिसोड्स आपके लिए कवर करता है और रिकॉर्ड करते रहें। थैंक यू।